हेलो पॉपुलर्स, दिस इज योर आयुष भैया एंड आज की वीडियो में हम लोग कवर अप करने वाले हैं तुम्हारे कृतिका बुक का आखिरी पार्ट, दैट इज मैं क्यों लिखता हूँ। तो वीडियो को छोड़ के जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं तुम लोगों को इस पार्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो अब आराम से चुकमुकु बैठो एंड आज की इस एनिमेटेड वीडियो का मजा लो। एंड सबसे पहले तुम लोग मिल लो इस पार्ट के मेन कैरेक्टर से। वो कौन है उनसे तुम खुद मिलो। हाय, मैं हूँ तुम्हारे इस पार्ट का लेखक अज्ञेय और मैं तुम लोगों को इस पार्ट में ये बताऊंगा कि आखिर मैं लिखना क्यों शुरू करता हूँ एंड आखिर कोई भी जो लेखक होते हैं, रचनाकार होते हैं, वो क्यों लिखते हैं आखिर। तो यार तुम लोग मुझे मत भूल जाना, मैं हूँ तुम्हारा वन एंड ओनली स्टोरी टेलर भैया, जो तुम लोगों को इस पार्ट को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बहुत ही अच्छे से समझाएगा। तो अब हमारा जो चैप्टर है, जो हमारा पार्ट है, वो शुरू होता है और हमें बताया जाता है कि आखिर मैं क्यों लिखता हूँ। ये क्वेश्चन सुनने में तो बहुत ही ज्यादा आसान लगता है, बहुत ही ज्यादा इजी लगता है, लेकिन इसका आंसर बहुत ही ज्यादा टफ है, क्योंकि इसका सही आंसर लेखक के अंदरूनी लाइफ यानी कि अंदर के जीवन से संबंध रखता है। इसका रीजन कुछ शब्दों में बताना इजी तो नहीं है, पता नहीं पॉसिबल भी है कि नहीं है। बस इतना ही किया जा सकता है कि उनमें से कुछ के बारे में तुम लोगों को बताया जा सकता है। विशेष रूप से ऐसी चीजें तुम लोगों को बताया जा सकता है जो कि तुम्हारे लिए फ्यूचर में काम आ सकती है एंड जिससे तुम्हें कुछ ज्ञान मिल सकता है। इसका एक जवाब ये है कि मैं इसलिए लिखता हूँ क्योंकि मैं खुद जानना चाहता हूँ कि मैं क्यों लिखता हूँ। लिखे बिना इस प्रश्न का उत्तर मिल ही नहीं सकता है और रियलिटी में सही आंसर, सच्चा आंसर यही है। लिखकर ही लेखक अपने अंदर की विवस्था को पहचानते हैं, जिसके कारण उन्होंने लिखा है, और लिखकर ही वो मुक्त हो जाते हैं। मैं भी उस अंदर की विवस्था से मुक्ति पाने के लिए, अलग होकर उसे देखने और पहचानने के लिए लिखता हूँ। मेरा विश्वास है कि सभी कृतिकार, सभी लेखक कृतिकार नहीं होते हैं, ना ही उनके सारे राइटिंग्स कृति होते हैं। कृतिकार का मतलब होता है लेखक या रचनाकार। तो यहाँ पे हम लोगों को बेसिकली ये समझाया जा रहा है कि अगर फॉर एग्जाम्पल हम लोग एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ निबंध लिखने आता है हिंदी में, ठीक है, तो हम लोग निबंध को अपने वर्ड्स में लिखते हैं, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस की बेस में लिखते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग लिखते हैं उसे बहुत ही अच्छे से, ठीक है, मार्क्स के लिए लिखते हैं हम लोग बेसिकली, तो उसे लिखते हैं तो हम लोग एक रचनाकार नहीं कहलाने लगेंगे। उस तरह तो दुनिया में रचनाकार की कोई कमी नहीं होगी, हर एक व्यक्ति रचनाकार बन जाएगा। रचनाकार वो इंसान होता है जो कोई भी चीज को फील करे, इमेजिन करे एंड उसके बारे में बहुत ही अच्छे से लिखे, उसे हम लोग रचनाकार कहते हैं या लेखक कहते हैं। अब हम लोगों को आगे पार्ट में बताया जा रहा है कि दो प्रकार की व्यवस्था के चलते कोई भी लेखक अपनी राइटिंग्स को लिखता है। पहला है हम लोगों का आंतरिक व्यवस्था, सेकेंड है हम लोगों का बाहरी व्यवस्था। अब आंतरिक व्यवस्था का क्या मतलब होता है? बेसिकली ऐसी चीज जो तुम लोगों को अंदर से मोटिवेट कर रही है या फिर तुम लोगों को पुश कर रही है कि तुम्हें बेसिकली ये काम करना है, तो उसे हम लोग आंतरिक व्यवस्था बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी राइटर को अंदर से कुछ मोटिवेट कर रहा है, भाई हमको लिखना ही है। फॉर एग्जाम्पल मुझे मोटिवेट कर रहा है, तुम लोगों के कमेंट्स करते मोटिवेट कि भैया और वीडियोस लाइए, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन था, ये सब तुम लोग लिखते हो, तो अंदर से मेरे अंदर मोटिवेशन आता है। उसे बेसिकली आंतरिक व्यवस्था मैं अपने लिए कह सकता हूँ। वैसे ही हर किसी के लाइफ में कुछ न कुछ आंतरिक व्यवस्था होता है, वैसे ही लेखक के लाइफ में भी पहला आंतरिक व्यवस्था अंदर से आता है एंड सेकेंडली जो बाहरी व्यवस्था होता है, यानी कि बाहर की जो एक्सटर्नल फैक्टर जो तुम्हें पुश करती है कुछ करने के लिए, उसे हम लोग बाहरी व्यवस्था बोलते हैं। किसी भी लेखक के लाइफ में बहुत सारी बाहरी व्यवस्था होती है, ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि संपादकों का आग्रह यानी कि बुक लिखवाने वालों का आग्रह, प्रकाशक का प्रेशर एंड तीसरी चीज है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है मनी फैक्टर, ठीक है। कोई भी लेखक तीसरी चीज के लिए, बाहरी एक्सटर्नल फैक्टर के लिए काम करते हैं, तो वो है मनी, जो कि बहुत ही ज्यादा कॉमन है। कोई भी लोग काम करते हैं तो वो मेनली मनी के लिए ही करते हैं, तो वही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। कृतिकार ईमानदारी से भेद बनाए रखते हैं कि कौन सी कृति अंदर की प्रेरणा का फल है, कौन सा लेखन बाहरी दबाव का फल है।
हमारी दूसरी बात यह है कि कोई भी बाहर का दबाव रियल में असली दबाव नहीं होता है। वो मानो कि अंदर का जो टैलेंट होता है कोई भी लेखक का, वो उसे और ज्यादा बढ़ा देता है एंड मोटिवेट करता है कि कोई भी लेखक और ज्यादा लिखे, या कह सकते हो कि अंदर की लिखने की इच्छा जगा देता है ये सब। यहाँ पे कृतिकार का स्वभाव और सेल्फ डिसिप्लिन का बहुत ज्यादा महत्व होता है। कुछ ऐसे आलसी लेखक भी होते हैं जो बिना एक्सटर्नल फैक्टर यानी कि बिना बाहरी दबाव के कुछ लिख ही नहीं पाते हैं। इसी के सहारे उनके अंदर की व्यवस्था स्पष्ट होती है। ये कुछ ऐसा है जैसे कि कोई बेड पे सोया है और सुबह सुबह का टाइम है, तो वो तब तक नहीं उठता है जब तक उसका मोबाइल अलार्म नहीं देता है या फिर उसका क्लॉक जोर जोर से बजता नहीं है। वो तब तक नींद खुलने के बाद भी सोया हुआ रहता है। हालांकि उसका नींद खुल जाता है लेकिन वो अलार्म का वेट करते रहता है। तो तुम लोग मुझे कमेंट करके बताओ मेरे प्यारे दोस्तों कि तुम लोगों में से ऐसा कौन कौन करता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो पाठ में आगे लिखा हुआ है कि इस प्रकार कोई भी कृतिकार बाहरी एक्सटर्नल पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं हो जाता है। वास्तव में कृतिकार बाहर के दबाव के प्रति समर्पित नहीं हो जाते हैं। उसे लेखक एक सहायक यंत्र यानी कि मोटिवेशनल फैक्टर के जैसा काम में लाते हैं अपने फील्ड में। मुझे इस सहारे की जरूरत कभी नहीं पड़ती है, लेकिन मुझे इन सब सहारों से कोई दिक्कत भी नहीं है। ये अंदर की व्यवस्था आखिर क्या होती है इसे समझाना बहुत ही ज्यादा कठिन है, लेकिन उदाहरण की हेल्प से, एग्जाम्पल की हेल्प से तुम लोग इसके बारे में अच्छे से समझ सकते हो। इसलिए हमारे जो ऑथर है यानी कि हमारे जो लेखक है वो तुम्हें इसके बारे में एग्जाम्पल देते हुए बहुत ही अच्छे से समझाएंगे। तो अब लेखक बोलते हैं, अपनी एक कविता का मैं चर्चा करूं जिससे तुम लोगों को सारी बात बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगी एंड क्लियर आउट हो जाएगी। देखो, मैं बचपन से ही साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ एंड मैंने सारी पढ़ाई साइंस के सब्जेक्ट से ही की है। मुझे एटम्स, मॉलिक्यूल्स और रेडिएशन के बारे में बहुत सारी चीजें पता थी एंड पता है। तो अब होता क्या है कि हिरोशिमा में जैसी बॉम्ब गिरता है यानी कि अमेरिका जैसे ही एटम बॉम्ब हिरोशिमा में गिराता है एंड बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, नुकसान होता है, तो उसका न्यूज़ मैं पढ़ता हूँ न्यूज़पेपर में। मैंने एटम बॉम्ब के प्रभाव के बारे में पढ़ा यानी कि इम्पैक्ट्स के बारे में पढ़ा एंड मैंने ये भी पढ़ा एंड देखा कि आज तक जो लोग हैं वो इस एटम बॉम्ब के चलते सफ़र कर रहे हैं हिरोशिमा में। विज्ञान के इस दुरुपयोग के प्रति विद्रोह स्वाभाविक था किसी के भी अंदर, इसलिए मुझे भी गुस्सा आता है ये सारी चीजें को देखकर। इसलिए मैंने उस बॉम्ब ब्लास्ट के ऊपर कुछ अपना दुख प्रकट करने के लिए और गुस्सा प्रकट करने के लिए कुछ लिखता हूँ, लेकिन खुद महसूस करके लिखने वाले हिस्से में मैं लैग कर जाता हूँ, यानी कि मुझे वो फीलिंग नहीं आ पाती है जब तक मैं कुछ एक्सपीरियंस करता हूँ। इसलिए इस विषय में मैं कोई भी कविता नहीं लिखता हूँ। जब इंडिया में वॉर का टाइम था तब पूर्वी हिस्से में जो सैनिक थे वो ब्रह्मपुत्र नदी में बार बार बॉम्ब ब्लास्ट कर करके ढेर सारी मछलियों को मारते जा रहे थे एंड वो बेफिजूल की बहुत सारी मछलियों को मार रहे थे। उन्हें जरूरत बहुत कम मछलियों की थी अपने पेट को भरने के लिए, लेकिन बॉम्ब ब्लास्ट जब भी होता था तब ढेर सारी मछलियां उस बॉम्ब ब्लास्ट में मारी जा रही थी, वो भी बेफिजूल की। इसे देखकर मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से दुख होता है, पीड़ा होती है, दर्द होती है, और इसे मैं एटम बॉम्ब वाली इंसिडेंट से रिलेट करके वहाँ के दुख को उस दुख को रिलेट कर सकता था, क्योंकि यहाँ पे भी मछलियाँ बेफिजूल की मरी थी और एटम बॉम्ब के चलते भी बहुत सारे लोग बेफिजूल में मारे गए। अब लेखक को एक दिन जापान जाने का मौका मिलता है एंड तब वो हिरोशिमा भी जाते हैं एंड फिर वो वहाँ के हॉस्पिटल भी विजिट करते हैं। वो देखते हैं कि रेडियम पदार्थ से पीड़ित लोग आज भी हॉस्पिटल में कष्ट से अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। इस प्रकार से लेखक को सामने से अनुभव हुआ, पर अनुभव से अनुभूति गहरी चीज है। कम से कम कृतिकार के लिए अनुभव तो घटित का होता है, पर अनुभूति संवेदना और कल्पना के सहारे उस सत्य को आत्मसात कर लेती है।
जो वास्तव में कृतिकार के साथ घटित नहीं हुआ है रियलिटी में। अब एक दिन मैं हिरोशिमा में घूमने के लिए ऐसे यूं ही टहलने के लिए निकलता हूँ। मैं एक जला हुआ पत्थर को देखता हूँ जिसमें पत्थर में एक लंबी उजली सी परछाई थी। मैं उसे देखते ही समझ गया कि जब एटम बॉम्ब गिरा होगा हिरोशिमा में तो कोई इंसान उस पत्थर के पास खड़ा होगा और पलक झपकते ही वो वेपराइज हो गया होगा, वो तुरंत ही हवा में उड़ गया होगा, लेकिन उसकी जो शैडो है वो वहीं पे रह गई होगी। और इसी ट्रेजेडी के बारे में इस पत्थर में लिखा हुआ है। उस छाया को देखकर हमारे लेखक को ऐसा लगता है कि किसी ने उनके गाल में जोर से थप्पड़ मारा हो। मैं फील करता हूँ कि उस टाइम उसे कितना ज़्यादा दुख, दर्द, पीड़ा हुआ होगा। लिटरली मुझे अंदर से बहुत ही ज़्यादा खराब लगता है उसे देखकर, उस शैडो को देखकर, एंड मुझे लिटरली रोने का भी मन करता है। लेकिन क्या कर सकते थे, अब जो हो गया उसे कोई चेंज नहीं कर सकता है। इसी से लेखक के अंदर की विवशता जागी और फिर वो भारत लौटते वक्त ट्रेन में बैठकर एक कविता लिखते हैं इसके बारे में। कविता अच्छी थी या खराब थी इससे लेखक को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ये सारी चीजों को देखकर लेखक के अंदर जो अनुभूति उत्पन्न हुई वो सच्ची थी और यही उनकी निकट की बात है। इसी के साथ आज का हमारा पूरा पार्ट बहुत ही अच्छे से कंप्लीट होता है, लाइन बाय लाइन। उम्मीद करता हूँ कि एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा तुम लोगों को। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना यार, क्योंकि तुम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता हूँ। अब तुम्हारी स्क्रीन में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं, इन्हें देख लो, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। इसके आंसर चाहिए होगा देन टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया देन उसे भी फॉलो कर लेना वहाँ पे मुझे, ठीक है। उसका भी लिंक पिंड है कमेंट एरिया में और डिस्क्रिप्शन में। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।